जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आर ओ के लिए आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और 27 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो अब 4 महीने से भी कम का टाइम है। तो जिनका भी एग्ज़ाम है वो लोग अच्छे तरीके से लगे रहें। अब देखिए, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है और 60 नंबर का आपको हिंदी देना है। इस वीडियो को देखने के पहले जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप देख सकते हैं, पर्यायवाची शब्द के लगभग 7-8 वीडियोस जितने भी हैं वहाँ पर अपलोड किए जा चुके हैं। काफ़ी पहले के वो वीडियोस हैं, लेकिन आज भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक हैं वो। आप एक बार पर्यायवाची शब्द के वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो शब्दों पर आपकी पकड़ है, समझ है, वो काफ़ी बढ़ेगी। और उसके बाद विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, फिर तत्सम तद्भव हो गया, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें, कड़ियाँ आपस में जुड़ेंगी। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लगेगा कि अलग अलग चैप्टर्स में विभाजित है, लेकिन वो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। तो चलिए, विलोम शब्द आज हम लोगों को शुरू करना है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, जो जीएस महाकुंभ और ये हिंदी क्विज बैच और जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें क्या है कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो काफ़ी लोग जिनकी तैयारी हो चुकी है लेकिन अब वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पर ज़रूर मैसेज करके, व्हाट्सअप करके जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, 8744903539। चलिए, विलोम शब्द शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, आपने पढ़ा होगा आभ्यंतर का होता है बाह्य। देखिए, आभ्यंतर का अर्थ होता है अंदर का, आंतरिक। जो अंदर का है, आंतरिक है, वो आभ्यंतर। और अंदर का है तो बाहर का हो जाएगा। तो बाहर के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं बाह्य। उसके बाद होता है निषिद्ध का विहित। निषिद्ध का मतलब निगेटिव के सेंस में आप समझिए कि मना किया हुआ, प्रोहिबिटेड, वर्जित। यहाँ पर प्रवेश, आपका कोई भी काम करने जा रहे हैं, सरकार की तरफ से निषिद्ध है, मना किया गया है, ठीक है, तो निषिद्ध होता है। विहित, विहित का मतलब होता है लीगल है, मतलब विधि के अनुसार है, कानूनन रूप से आप देख सकते हैं कि आपको अलाउ किया गया है, आप कर सकते हैं उस चीज़ को, उचित है, अनुचित नहीं है। तो निषिद्ध जो है वो अनुचित के लिए भी एक शब्द है, और विहित जो है वो आपका विधि के अनुसार है, लॉ के अनुसार है, उचित है, आप वो काम कर सकते हैं। शुष्क का आर्द्र होता है। शुष्क मतलब एरिड रीजन, जहाँ पर आप देखते हैं कि पूरी तरह मरुस्थल, रेगिस्तान तो नहीं है, लेकिन हाँ सूखा पड़ा हुआ है, कम बारिश हो रही है, तो वो शुष्क है। और आर्द्र, ह्यूमिड, आप देख सकते हैं बरसात के मौसम में थोड़ा चिपचिपा जैसा मौसम हो जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आर्द्रता। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि जिस तरीके से हम शब्दों का उच्चारण करते हैं उसी तरीके से हम शब्दों को लिखते भी हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कई लोग जो है आर्द्र आर्द्र पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है आर्द्र। र शब्द आएगा, त के ऊपर की मात्रा है, और द्र ये अलग से मात्रा है। तो आर्द्र पढ़ेंगे तब आप सही से उसको लिख भी पाएंगे। उसके बाद देखिए उष्ण। उष्ण का क्या होता है, शीत। उष्ण वार्म है, गर्मी है, वार्म क्लाइमेट है, उष्ण जलवायु है। और शीत जो है वो ठंडे के लिए प्रयोग होता है, कोल्ड हो गया। स्थूल के लिए 3 शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि स्थूल को थोड़ा सा समझा जाए कि इसके कौन कौन से अर्थ निकल सकते हैं। एक तो स्थूल का अर्थ होता है आपका बड़े आकार का। तो अगर बड़े आकार का है तो उसका विलोम शब्द आप उस तरीके से देखेंगे तो सूक्ष्म भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद स्पष्ट दिखाई देने वाला भी स्थूल होता है। स्थूल के लिए स्पष्ट दिखाई देना, बड़े आकार का, ये दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं शब्द को। तो इसका एक विलोम शब्द सूक्ष्म होता है, छोटा। तन्वी का अर्थ भी होता है दुबला पतला, उस सेंस में आप समझ सकते हैं, दुबली पतली, तो ये तन्वी। और दुर्बल तो होता ही है, कमज़ोर, दुर्बल। यहाँ पे दुर्बल जो है वो आपका तंदुरुस्त, और उसके सेंस में समझिए कि ये कमज़ोर दिख रहा है तो दुर्बल है, इस तरीके से। पृथक का अर्थ, पृथक का जो अर्थ है वो होता है आपका अलग अलग करना। तो पृथक का जो विलोम शब्द है वो आपका संयुक्त हो जाएगा, एक साथ करना। उपयोग का निरुपयोग और अनुपयोग हो जाता है। निरुपयोग में याद रखिएगा, जब आप इसका उच्चारण करिए तो निरुपयोग मत बोलिए, र पे बहुत ज़्यादा जोर मत दीजिए, निरुपयोग। तो क्या होगा, अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो र पे बड़ी ऊ की मात्रा आप याद कर लेंगे, निरुपयोग। र पे छोटी ऊ की मात्रा अगर है तो उसको तुरंत पढ़ के आगे बढ़ जाइए, निरुपयोग। तो इससे क्या होगा कि र पे छोटी ऊ की मात्रा आपको याद रहेगी। दक्षिण का वाम, ठीक है, दक्षिणपंथी, राइटिस्ट, वामपंथी, लेफ्टिस्ट, इस तरीके से जो आप पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, दक्षिण और वाम जो है वो विचारधारा को लेकर है। उत्तर दक्षिण आप
इसको भी विलोम शब्द पढ़ सकते हैं जब वो डायरेक्शन को लेकर होगा, दिशा को लेकर होगा। तो कभी कभी शब्द को समझना होता है कि विलोम शब्द जब हमसे पूछा जा रहा है तो वो शब्द जो है किस सेंस में उसका उच्चारण किया जा रहा है या क्यों लिखा जा रहा है, वहाँ पर उसका तात्पर्य समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। उद्यमी एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, मेहनती है, निरुद्यम हो जाएगा। तो निरुद्यम नहीं पढ़ना है, निरुद्यम। र पे छोटी ऊ की मात्रा है, तुरंत पढ़ के इसको द पे हमें पहुंच जाना है। विधि जो लीगल है, कानून के हिसाब से है, तो निषेध हो जाएगा। इसीलिए ऊपर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, निषिद्ध और विहित, ये यहीं से कहीं ना कहीं शब्द आया हुआ है जो विधि और निषेध हम पढ़ रहे हैं। बर्बर, बर्बर समाज है, बहुत ब्रूटल है, सोसाइटी है। और जहाँ पर बर्बरता है तो दूसरी तरफ क्या होती है, सभ्यता है, शिष्टाचार से लोग रह रहे हैं, सही तरीके से रह रहे हैं, सभ्य हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, आपको इस तरीके के जो शब्द हैं, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अज्ञ, विज्ञ, भिज्ञ, अनभिज्ञ, ये सब शब्द आपको देखने को अक्सर मिलता है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि ये जो ज्ञ शब्द है, ज्ञ शब्द का अर्थ होता है जानना। ज्ञान से ये शब्द लिया गया है, ज्ञान भी वही है। तो ज्ञ का अर्थ है किसी चीज को जानना, टू नो। अब अल्प शब्द का अर्थ क्या होता है, थोड़ा। जैसे अल्पमत की सरकार है, मत वहां पर वोट है, तो नो कॉन्फिडेंस जब होता है कि ये सरकार के पास कॉन्फिडेंस नहीं है लोकसभा का, तो यानी वो अल्पमत की सरकार है, उनके पास जितना मत, जितना वोट होना चाहिए उससे कम है। तो अल्पज्ञ क्या मतलब क्या हो गया, आपके पास कम नॉलेज है, आपके पास ज्ञान की कमी है। तो अल्प का उल्टा विलोम क्या हो जाता है, बहु। बहु का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुतायत। तो अल्प का उल्टा हो गया बहु। तो अल्पज्ञ क्या विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बहुज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता हो, बहुज्ञ का अर्थ हो जाता है जो ज़्यादा जानता हो। अज्ञ और विज्ञ, ज्ञ का अर्थ यहाँ पर क्या है, ज्ञ का यहाँ पर अर्थ है जानना। तो अज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा, उपसर्ग का अर्थ जो है वो निगेटिव सेंस में ज़्यादा प्रयोग होता है, नकारात्मक उसमें सेंस में ज़्यादा प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जो नहीं जानता है, जिसे नॉलेज नहीं है, जिसे ज्ञान नहीं है, वो हो जाएगा अज्ञ। और जब आप इसका विलोम देखेंगे, यहाँ पर भी जो शब्द है उपसर्ग के तौर पे आप देख रहे हैं ज्ञ के साथ जुड़ा हुआ है, ये इसे आप जो समझ लीजिए विद्वान के अर्थ में आपको समझना है, विद्वान के सेंस में समझना है। तो विज्ञ का अर्थ हो जाएगा जानने वाला, विद्वान, इस तरीके से। और अज्ञ का, जिसको जानकारी नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, अनाड़ी है। भिज्ञ, अनभिज्ञ, भिज्ञ जानने वाला। अन उपसर्ग भी नकारात्मक उसमें सेंस में प्रयोग होता है। तो अनभिज्ञ यानी कि इसको ज्ञान नहीं है, नहीं जानकारी है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। समस्त, समस्त का मतलब यहाँ पर हो गया क्या कि हर चीज को आप पारंगत हैं, जान रहे हैं, समस्त। इसलिए कहते हैं ना कि ईश्वर समस्त व्यापी है, समस्त जगह सूरज की किरणें फैलती हैं, यानी कि हर तरफ, इस तरीके से। तो आप हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ जान रहे हैं। और ये क्या है, अभ्यस्त, यानी कि कुछ ही चीज़ आप जान रहे हैं लेकिन उसमें बड़े पारंगत हैं, उसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आप अभ्यस्त हैं। ये नहीं कहा जाता है कि सारी चीज़ों में अभ्यस्त हो जाओ। अभ्यस्त का अर्थ ही होता है कि कुछ ही चीज़ है, आपको कुछ ही चीज़ पता है लेकिन अच्छे तरीके से पता है। इंग्लिश में एक कहावत भी होती है ना कि जैकल ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वो अभ्यस्त है। ये आपका समस्त है, मतलब जानकारी तो सबके बारे में है लेकिन किसी एक के भी मास्टर नहीं है आप, तो वो समस्त। और अगर किसी एक के मास्टर हो जाते हैं, भले ही सबकी जानकारी नहीं रखते हैं, तो अभ्यस्त। सचल और अचल, देखिए चल यहाँ पे चलना के सेंस में प्रयोग हो रहा है शब्द चल। तो जो सचल, साथ चलने वाला, जो चलने वाला है, जैसे आप प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं, संपत्ति की भी बात करते हैं, तो दो तरह का होता है, सचल और अचल। जो नहीं चलने वाला है वो क्या है, कार। जैसे आपके पास घर है, घर नहीं चलेगा लेकिन आपकी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, तो उसे अचल संपत्ति बोल देते हैं। लेकिन जैसे आपके पास कार है, बाइक है, वो तो चल सकता है, तो वो संपत्ति आपकी किस में आती है, सचल। तो अचल आपका हो जाएगा घर वगैरह, ऐसी संपत्ति जो नहीं चल सकती है। निरपेक्ष और सापेक्ष, देखिए जो किसी बात पर निर्भर ना हो, जो किसी बात की अपेक्षा या चाह ना रखता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष। यहाँ पे जो पेक्ष है वो अपेक्षा, उससे आप समझिए कि वहाँ से ये शब्द लिया गया है। और सापेक्ष का अर्थ क्या है, जो किसी बात पर निर्भर हो, जो किसी बात की अपेक्षा कर रहा हो, किसी बात की चाह है उसके अंदर, तो सापेक्ष। मौलिक, मौलिक यहाँ पे मूल शब्द से लिया गया है, फंडामेंटल।
हर चीज़ किसी न किसी एक मूल चीज़ से बनी होती है जो उसका फंडामेंटल होता है, तो वो होता है मौलिक। वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक जैसा हमें देखने को मिलेगा क्योंकि वो अपने मूल से जुड़ा है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अमौलिक या फिर कृत्रिम। कृत्रिम भी प्रयोग कर सकते हैं, हालांकि कृत्रिम शब्द आपको ज़्यादा देखने को मिलता है नैसर्गिक या प्राकृतिक के साथ। प्राकृतिक का अर्थ हो जाता है आपका नेचुरल और कृत्रिम का अर्थ हो जाता है आर्टिफिशियल। तो वहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। आप बंधन में बंधे हुए हैं और इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो बंधन का क्या हो जाएगा, विलोम मोक्ष। अब देखिए यहाँ पर ये दो शब्द है प्राची और प्रतीची। आप जब भी इसको प्रैक्टिस करिएगा, प्रतीची को बाईं तरफ रख लीजिएगा और प्राची को दाईं तरफ। कारण क्या है, प्रतीची का जो अर्थ है दिशा के सेंस में, दिशा के अर्थ में, वो हो जाएगा पश्चिम, और प्राची का जो अर्थ है वो हो जाएगा पूरब। तो प्रतीची जो है उसको आप जब बाईं तरफ लिखेंगे तो आपके दिमाग में वो डायरेक्शन का एक सेंस आ जाएगा कि अच्छा प्रतीची बाईं तरफ है यानी पश्चिम, और प्राची जो है वो दाईं तरफ है यानी कि पूरब। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों साथ में इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब प्राची शब्द होगा उसका अर्थ होगा पूरब, लेकिन प्राचीन शब्द होगा तो उसका मतलब आप कब जानते ही हैं, पहले का, पुराना, और नवीन मतलब नया। अनुग्रह का क्या हो जाएगा, विग्रह। अनुग्रह करना, किसी से विनती करना। अनुग्रह का मतलब हो गया थोड़ा विनती करना, आशीर्वाद पाना, इस तरीके से मान लीजिए विग्रह हो जाएगा उसका विलोम शब्द। अब यहाँ पर एक शब्द है जारज और औरस। यहाँ थोड़ा चीज़ों को समझिए। औरस का अर्थ है विवाहिता से उत्पन्न पुत्र। जो स्त्री है जिससे विवाह हुआ है उससे उत्पन्न पुत्र है, लेजिटिमेट चाइल्ड है, तो वो हो जाएगा औरस। लेकिन इसका अपोजिट तुरंत ऐसे मत समझिएगा कि जो अविवाहिता से उत्पन्न पुत्र है वो हो जाएगा जारज। नहीं, अविवाहित कन्या से जो उत्पन्न होता है पुत्र उसे हम कानीन कहते हैं। कानीन या फिर कन्या सूत भी बोलते हैं इसे, कन्या सूत। सूत का अर्थ क्या होता है, पुत्र। सूता का अर्थ होता है पुत्री। जैसे सूर्य सूता, सूर्य की पुत्री कौन है, कालिंदी, यमुना। यम भगनी भी बोलते हैं क्योंकि यम जो हैं उनकी बहन भी हैं। भगिनी का अर्थ बहन के लिए भी होता है, तो यम की बहन है यम भगिनी, तो वो कौन है, कालिंदी। ठीक है, यमुना और कन्या। और यहाँ पर रवि सूत भी बोलते हैं उनको क्योंकि सूर्य की पुत्री भी हैं। सूर्य के पुत्र और पुत्री दो थे, यम और यमिनी, यामिनी भी बोलते हैं इन्हें, यमुना जी को। और रवि सूत का एक अर्थ सैंधव यानी कि घोड़ा के लिए भी बोलते हैं। ठीक है, कन्या सूत भी बोलते हैं हम लोग, किसको, कन्या सूत या कानीन कहते हैं ऐसा पुत्र जो अविवाहिता स्त्री से उत्पन्न हुआ हो। तो यहाँ पे जारज का अर्थ क्या है, जारज का अर्थ बस इतना समझ लीजिए कि पति के मृत्यु के उपरांत अगर कोई बच्चा पैदा हुआ हो या उपपति से जो पैदा हुआ हो, उसके अर्थ में इसे जारज या फिर औरस जो है वो विवाहिता से उत्पन्न पुत्र, इस तरीके से हम समझते हैं। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। अपकर्ष का मतलब आपके जीवन में गिरावट है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। प्रोग्रेस हो रहा है तो उत्कर्ष, और प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपकर्ष। इप्सित का अनिप्सित होता है। यहाँ पे इप्सित को ध्यान रखिएगा, बड़ी की मात्रा है, इप्सित ऐसे पढ़िएगा, ई पे जोर दे के पढ़िएगा, 2-3 बार लिखिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा कि ई पे बड़ी की मात्रा है। इप्सित का अर्थ होता है जिसकी इप्सा या फिर इच्छा की गई हो। आपकी इच्छा है किसी चीज़ के लिए तो इप्सा ही इच्छा कहलाता है। तो इप्सित हो जाएगा किसी चीज़ के लिए इच्छा किया हुआ हो। ठीक है, जिसकी इच्छा की गई हो। डिज़ायर्ड जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अनडिज़ायर्ड या अनवांटेड हो जाएगा अनिप्सित। आच्छादित का होता है ढका हुआ, कवर्ड, ये हो जाएगा आच्छादित। तो अनाच्छादित हो जाता है खुला हुआ, अनकवर्ड, खुला हुआ है। इसी तरीके से आवृत और अनावृत शब्द भी प्रयोग होता है। आवृत का अर्थ भी होता है आच्छादित यानी कि ढका हुआ, और जो खुला हुआ है, ओपन है, वो हो जाएगा अनाच्छादित यानी कि अनावृत। हया, हया का बेहया, हया मतलब लज्जा या शर्म का होना। बेहया कहते हैं ना, बेहया हो गए हो या बेहया हो गई है, यानी कि लज्जाहीन, शर्महीन हो जाना, उसके लिए होता है बेहया। अघी, अब देखिए अघ का जो अर्थ होता है वो होता है पाप। अघ का अर्थ होता है पाप। तो जो पाप न किया हुआ हो उसे हम लोग बोलते हैं नीरघ, क्योंकि नी जो उपसर्ग है वो निगेटिव अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, निगेटिव सेंस में प्रयोग करते हैं। तो नीरघ, जिसने पाप न किया हो, जिसने अघ या पाप न किया हो उसे हम बोलते हैं नीरघ, और जिसने पाप किया उसे हम बोल देंगे अघी।
इसके बाद देखिए एक है मौन, मौन है चुप है, और मुखर बोलने वाला। वाचाल शब्द का जब प्रयोग होता है तो वो होता है बहुत बोलने वाला। शानदार बहुत बेहतरीन, शर्मनाक उसका हो जाएगा विलोम शब्द। बर्बर का सभ्य हम लोगों ने देख लिया। अनुचर का स्वामी, अनुचर देखिए चर का अर्थ यहाँ पर है विचरण करना, चलना। तो अनुचर, अनु का जो ये प्रयोग होता है यहाँ पे शब्द का, उपसर्ग का, अनु का अर्थ होता है फॉलो करना, पीछे पीछे चलना, पीछे रहना, आगे नहीं पीछे। तो हम किसी को जब फॉलो करते हैं, या मान लीजिए कोई जैसे नौकर है, मालिक नहीं है नौकर है, तो अपने मालिक को फॉलो कर रहे हैं वो, तो वो अनुचर हो जाएंगे, वो किसी के पीछे विचरण कर रहे हैं। स्वामी का मतलब मालिक हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से चर का आप देख सकते हैं निशाचर, राक्षस को निशाचर क्यों कहते हैं? जो राक्षस है इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसे हम पर्यायवाची में पढ़ते हैं ना, निशाचर, क्योंकि निशा का अर्थ होता है रात्रि, और रात्रि में विचरण करने वाले, चलने वाले, रात्रि में विचरण करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? निशाचर, यानी कि राक्षस। उसी तरीके से यहाँ अनुचर और स्वामी मान लीजिए। अब अनु जो आपका उपसर्ग है, इसका ठीक उल्टा जो उपसर्ग होता है वो होता है अग्र। इसलिए देखिए ज शब्द का जो हम लोगों ने अर्थ पढ़ा था, ज शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न होना, पैदा होना। तो इसमें एक शब्द बनता है अनु उपसर्ग जोड़ के अनुज, यानी छोटा भाई, जो बाद में जन्मा हो, तो वो अनुज छोटा भाई। अग्रज जो पहले जन्मा हो, तो अग्र का जो अर्थ होता है वो आगे आगे होता है। इसी तरीके से देखिए गमन करने के लिए जब हम गामी शब्द पढ़ते हैं, गमन करना, चलना, तो अनुगामी, अनुगामी का अर्थ क्या हो जाता है? जो पीछे पीछे चलता हो, वो भी फॉलो कर रहा है। और अग्रगामी जो आगे आगे चलता हो, लीडर के रोल में हो, वो आगे चल रहा है, उसको देख के लोग उसको पीछे से फॉलो कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका अग्रगामी। और ज का जो अर्थ है उत्पन्न होने का, ये हम लोगों ने पर्यायवाची शब्द में भी देखा था कि पंक का अर्थ होता है कीचड़, और कीचड़ में जो उत्पन्न हुआ हो, पंकज, उसका अर्थ क्या था? उसका अर्थ था ताम्रस, जात रूप, यानी कि जात रूप नहीं, मतलब उसका अर्थ था आपका कमल। ठीक है, और कमल का पर्यायवाची क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसी चीज़ों को जोड़िए थोड़ा थोड़ा, तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। अमित का क्या हो जाता है? परिमित। सत्कार का तिरस्कार। ठीक है, असूया का अनसूया। देखिए ईर्ष्या और जलन है किसी के अंदर, तो असूया। अनसूया, अन उपसर्ग का प्रयोग जो होता है वो होता है निगेटिव में, कि नहीं है, इससे रहित, सहित नहीं, रहित। तो ये हो जाएगा अनसूया, यानी कि ईर्ष्या रहित, ईर्ष्या से दूर है, ईर्ष्या नहीं है इनके अंदर, तो ये अनसूया। आस्था का अनास्था। अधिष्ठित, अधिष्ठित का अर्थ होता है कहीं पे स्थापित, बसा हुआ, नियुक्ति हो गई है किसी की, तो वो जाएगा अधिष्ठित। अनधिष्ठित का मतलब जिसकी नियुक्ति अभी नहीं हुई है। प्रमुख, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रमुख है, प्रमुखता से इस बात को उठाया गया, बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। सामान्य है, उसका अपोजिट हो जाएगा विलोम। आह्वान, अब देखिए इसमें क्या होता है, आह्वान भी कई लोग लिखते हैं, तो इसलिए वो गलत हो जाता है। और ये आह्वान को आप कैसे लिख सकते हैं? आ ह पे हलंत है, यानी कि ये आपका प्योर व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। किसी भी व्यंजन के नीचे अगर हलंत लगा हुआ है तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि उसमें व्यंजन के साथ स्वर नहीं मिला हुआ है, तो ये प्योर है। अब आह्वान है, इसको आप कई जगह पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि ये व के ऊपर हा होता है, और ये इस तरीके से हम लिखते हैं, क्योंकि ये ह जो है ये आधा होता है, प्योर है होता है इस व्यंजन, या आधा व्यंजन भी इसको बोल सकते हैं आप। तो व जो है वो तो पूरा आप लिखते हैं, तो ह को अपने कंधे पे उठा लेता है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो ये हो जाएगा आह्वान। आह्वान का मतलब होता है बुलाना, खास तौर पे धार्मिक अनुष्ठान में जब आप देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं, प्रकट करने की कोशिश करते हैं, तो वो हो जाता है आह्वान। और उसके बाद देखिए जब विसर्जन की बारी आती है, जब हम अब देवी देवताओं को अपने से दूर करते हैं, उनको विसर्जित करते हैं, विसर्जन करते हैं, तो उसका विलोम शब्द हो गया। आह्वान का भी हमने जैसे पढ़ा कि प्रकट करने की कोशिश करते हैं देवी देवताओं को, उनको बुलाते हैं, उनका स्मरण करते हैं अपने पूजा पाठ, अपने श्रद्धा भाव से। तो एक प्रकट का आप उल्टा और भी पढ़ते हैं विलोम, गुप्त। गुप्त का प्रकट, यानी कि जो चीज़ छिपाई गई हो, जो चीज़ सबके सामने नहीं दिखाया गया हो, अपने तक रखना चाहते हैं, वो हो जाएगा गुप्त। और आप उसका विलोम शब्द जब पढ़ेंगे तो वो हो जाता है प्रकट।
ठीक है। आग्रह, आग्रह का मतलब होता है अनुरोध करना, मेरा आपसे आग्रह है, आप मेरी बात सुन लीजिए। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुराग्रह, यानी किसी बात पर ज़्यादा अड़ना, नहीं सुनेंगे, हट करेंगे, जिद करेंगे, तो ये हो जाएगा दुराग्रह। तो जो हट करता है, जो अपनी बात पे अड़ जाता है, दुराग्रही हो जाता है। अमीय, अमीय शब्द जो है उसका अर्थ होता है सुधा, अमृत, सोम, सोमरस भी बोलते हैं। तो ये सब पर्यायवाची शब्द में आप पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। अमीय, अमीय का उल्टा विलोम शब्द जब आप देखेंगे तो वो हलाहल हो जाता है। हलाहल जो है पौराणिक कथाओं में जब आप पढ़ेंगे तो एक तरह का बड़ा भयानक विष है हलाहल। एक तरह का सर्प भी होता है, सांप भी होता है वैसे हलाहल। तो सर्प का हम लोगों ने सरीसृप भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप ये सब देखिएगा। द्विफर भी बोलते हैं। दोष का गुण हो जाएगा, दोष निकालना, गुण निकालना। आकीर्ण, आकीर्ण का मतलब होता है कि छितरा हुआ नहीं है, फैला हुआ है, वो व्याप्त है हर जगह, लेकिन वो छितरा हुआ नहीं है। विकीर्ण का अर्थ होता है कि बिखरा सा हुआ है, एक जगह पे व्याप्त नहीं है, ठीक है, अस्त व्यस्त है। इस सेंस में आप विकीर्ण को समझिए। स्तब्ध, स्तब्ध का मतलब होता है एकदम सुन्न पड़ जाना, जड़ की स्थिति, स्थिर हो जाना। जैसे आपकी इस बात को सुन के मैं स्तब्ध रह गया। स्तब्ध का मतलब है मैं सुन्न पड़ गया, थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग काम नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आया आप क्या बोले। तो निश्चेष्ट क्यों बोलते हैं इसको? चेष्ट ऐसे समझिए कि चेष्टा करना, किसी चीज़ के लिए कोशिश करना। तो निश्चेष्ट यानी कि उसके लिए मैं कोशिश ही नहीं कर पाया, मुझे समझ में नहीं आया क्या करना था, थोड़े समय के लिए स्टिल हो गई बॉडी, थोड़े समय के लिए एक जड़ वाली स्थिति में पहुंच गया। इसीलिए जड़ का विलोम शब्द हम लोग चेतन भी पढ़ते हैं। चेतन यानी कि कॉन्शियस स्टेट, हम अपने कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस जैसे अभी आप जगे हुए हैं, अभी आप सोच पा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। लेकिन जब आप सपना देखते हैं तो वो अचेतन स्थिति होती है, आपके हाथ में नहीं होता है, वो दिमाग जो दिखाता है आप उसी के हिसाब से देखते चलते हैं, कंट्रोल आपका उतना नहीं होता है, वो अनकॉन्शियस स्टेट होता है, अनकॉन्शियस स्थिति होती है। तो वो हो जाता है जड़ की स्थिति। स्थिर, स्थिर हो जाना, वो भी आप समझ सकते हैं स्तब्ध हो जाना, क्योंकि मैं स्थिर हो गया एक जगह पर, दिमाग ही नहीं काम किया। और लास्ट है लब्ध, लब्ध का उल्टा हो जाता है, विलोम हो जाता है प्रदत्त। देखिए लब्ध का मतलब क्या है? कमाया हुआ, किसी चीज को प्राप्त किया हुआ, उपार्जित। उपार्जित का भी आप विलोम शब्द पढ़ते हैं अनुपार्जित, अन उपसर्ग वहां पर भी आ गया। अनुपसर्ग का मतलब नहीं के सेंस में, नहीं के अर्थ में आपको समझना है। तो आप कुछ पाए हैं, उपार्जित है, आपको कुछ मिला है, उपार्जित है। लेकिन अनुपार्जित, अनुपार्जित इसका मतलब ये हो गया कि आपको नहीं मिला है, आपने गंवाया है। जो दिया गया हुआ हो, जो दिया जा चुका हो, उससे हम लोग पढ़ते हैं प्रदत्त। तो लब्ध का क्या हो जाता है विलोम शब्द? प्रदत्त। तो विलोम शब्द में आज ये हम लोगों ने इतना कुछ देख लिया। बाकी आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। जय हो स्टडी का मेन टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अब ये विलोम शब्द हम लोगों का कुछ दिन चलेगा। विलोम शब्द कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर जाएंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण ये तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको हम लोग रिवाइज करेंगे एक जगह पर। इनको रिवीजन करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे तत्सम तद्भव पर, और तत्सम तद्भव के बाद फिर हम लोग आगे विशेषण विशेष्य पे जाएंगे, और फिर आखिरी में वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, इन सब टॉपिक्स को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि उसमें और भी ग्रामर की चीज़ें लगेंगी, समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।